और पढ़ना है टीचर। वो उन्होंने बोला है। Okay, a very good evening to all. So I hope you all can hear me. If you can hear me, then give a thumb in the chat box. आप सारे लोग बता दीजिए कि आप मेरे को सुन पा रहे हैं और जो भी स्क्रीन पे चल रहा है कि आप उसे देख पा रहे हैं। Okay, great. So all of you can hear me and can see the things which are happening on the screen. Okay, welcome you all to the Singh Pathshala's chemistry classes or science classes, whatever what you want to say. So we have 7 students here. I think all have came. Nobody has left. चलिए तो शुरू करते हैं हमारी क्लास. So it's a demo class, I think. Demo class, science demo class for class 10th. Okay. So we'll start from the very first chapter. And the name of the chapter is Chemical Reactions and Equation. ठीक है भाई, हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं. तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप सभी लोगों से पता कर लेता हूं कि आपको मैं सुनाई भी दे रहा हूं और जो लिखा हुआ है वो भी आपके समझ में आ रहा है. अब मुझे बता सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई दैट. Okay, so many of you have said yes sir. तो हम क्लास शुरू कर सकते हैं. चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप नोट्स ना बनाएं. जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे या जो लिख रहा हूँ उसे तुरंत ही अपने नोटबुक में ना लिखें. कि जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा. हम इसे PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोगों तक पहुँचा देंगे. तो आप इसे ना लिखें, बल्कि पढ़ते हुए केवल अपने पास एक रफ नोटबुक और एक पेन रखें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन देता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए तो आप उसे सॉल्व कर लें उसे. और ये नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे नोट्स मेरे लिखे हुए नोट्स ही आपको मिल जाएंगे.
ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, दो तरीके के, क्लास 9th में या लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि दो तरीके के चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस। तो सबसे पहले तो हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल चेंज वर्सेस फिजिकल चेंज। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है जो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को डिस्टिंग्विश करता है, तो ये है कि केमिकल चेंज, जब भी केमिकल चेंज होता है तो हमेशा कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं। कंपोजिशन से मतलब है केमिकल फार्मूला हमेशा चेंज होगा। जब भी कभी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसमें हमेशा केमिकल फार्मूला चेंज होगा। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज। केमिकल चेंज में केमिकल, सॉरी आई एम नॉट लिखिंग दैट, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है और फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। अगर आप में किसी को भी कैसा भी कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसे देख सकूं कि क्या परेशानी है और आपका डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, अगर आप अपना डाउट बताना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट भी कर सकता हूँ। चलिए, और केमिकल चेंज में क्या ऐसा होता है जो फिजिकल चेंज में नहीं होता है? केमिकल चेंज क्या होते हैं, सॉरी, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, और जो फिजिकल चेंज होते हैं ये रिवर्सिबल भी होते हैं और ये रिवर्सिबल भी होते हैं। केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज्ड, क्योंकि केमिकल कंपाउंड ही अगर बदल गया तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो जाहिर सी बात है चेंज हो ही जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज्ड एंड फिजिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज्ड। चलिए, तो ये तो हो गया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो केवल फर्स्ट पॉइंट ही इन्हें डिस्टिंग्विश करता है, बाकी पॉइंट इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। केवल फर्स्ट पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है कि केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है और फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। बाकी पॉइंट्स ऐसा इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। तो आप अब मुझे एग्जांपल बताइए केमिकल चेंज
I have not written same in the last point. केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। और जो सेकंड पॉइंट है कि केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। दिस इज द रिप्लाई टू गुरलीन कौर, आई थिंक उन्होंने चैट में लिखा था। ओके, तो केमिकल चेंज के एग्जांपल बहुत सारे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, हम इधर भी देखेंगे तो हमें केमिकल चेंजेस मिल सकते हैं। तो केमिकल चेंज के एग्जांपल्स कुछ लोगों ने अपने बताए भी हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, हाँ तो बिल्कुल सही है। एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर इज ए केमिकल चेंज and ripening of fruit is a chemical change. Okay, digestion of food is also a chemical change. और और बताइए। और कोई एग्जांपल? फॉर एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का रस्टिंग भी जो है एक केमिकल चेंज है। ओके, यू हैव रोट मैनी थिंग्स, रेस्पिरेशन, कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों को आता है, बहुत बढ़िया। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस हमें पता है कि, और हमें पता है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि आयरन एयर और मॉइस्चर के साथ जब भी कांटेक्ट में आता है, एयर और मॉइस्चर के, तो आयरन के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो रस्टिंग में जो आयरन होता है Fe2O3 डॉट XH2O में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज रस्ट and it is reddish brown in color. Fe जो होता है वो O2 प्लस H2O दोनों के साथ मिलके रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो रस्टिंग के बारे में हो गया। और रस्टिंग की एक इम्पोर्टेंट चीज, रस्टिंग जो होती है, अगर एसिड हो तो एसिड के प्रेजेंस में जो होती है रस्टिंग फास्ट होती है। यानी कि एसिड जो होता है वो रस्टिंग को एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। रस्टिंग इज एक्सेलरेटेड बाय एसिड। एसिड की प्रेजेंस में रस्टिंग फास्ट होती है। ओके, अब कुछ और बात कर लेते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क को लेके। कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। कैन यू नेम दैट बैक्टीरिया? अगर किसी को उस बैक्टीरिया का नाम पता है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया? कर्डलिंग में क्या होता है, मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, it get converted into lactic acid.
तो जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, अब उसका नाम बता दें तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, सिद्धि वालिया ने बताया है, लैक्टोबैसिलस। ओके, तरनदीप सिंह, लैक्टोबैसिलस। ओके, ग्रेट। Many of you know this. Lactobacillus is the bacteria. ठीक है जी। तो ये बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए, इसके ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क पे मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे हमारी डेमो क्लास है तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें। कर्डलिंग ऑफ मिल्क को, जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या एंजाइम होते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं, जब भी मिल्क कर्ड कर्ड में कन्वर्ट होता है, जब भी मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, तो कर्ड में क्या चीज़ होती है? लैक्टिक एसिड। और आपको पता है एसिड का टेस्ट कैसा होता है? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ग्रेट। संवीर कौर औलख, रिसर्च और या यू नो चलिए, एसिड जो होते हैं सॉरेन टेस्ट होते हैं, तो इसीलिए जब भी हम कब घर में भी कभी कभी कभार बोलते हैं कि मिल्क अगर कर्ड में कन्वर्ट हो जाए, जी मिल्क खराब हो गया। ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं। मिल्क खराब कब होता है? मतलब अगर मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं जो मिल्क मैन होते हैं, ठीक है, इस इसे रोकने के लिए, कर्डलिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं, इसमें बेस ऐड कर देते हैं। ओके, तो बेस से क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, लैक्टोबैसिलस की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, या जो ऑलरेडी कन्वर्टेड जो लैक्टिक एसिड में मिल्क कन्वर्ट हो गया है, उसे वो बेस क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसीलिए क्या होता है, वो इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं मिल्क में, ताकि मिल्क जल्दी से खराब ना हो। मिल्कमैन, एड्स बेकिंग सोडा। Baking soda is NaHCO3 to milk to prevent it from spoiling, खराब होने से बचाता है। और इसका टेस्ट जो होता है, एंड ऑल्सो इस टेस्ट, क्योंकि मिल्क जब भी कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो सॉरेन टेस्ट हो जाएगा ना, खट्टा हो जाएगा। तो जिससे कि जो भी खरीदने वाला है उसे, मिल्कमैन से जो भी खरीदेगा, तो उसे पता ना लगे, या उससे बचाया जा सके कि ये ख़राब होने वाला है मिल्क, इसलिए वो क्या डाल देते हैं, उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। ठीक है, और जो बेकिंग सोडा इस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो मिल्क का टेस्ट है वो दोबारा से वापस वैसा ही हो जाता है। चलिए, तो ये तो हमारे एग्जांपल हो गए किसके? केमिकल चेंजेस के। अब फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल बहुत सारे हैं, तो सभी कुछ बता सकते हो आप लोग। टीयरिंग ऑफ पेपर, ओके,
टीयरिंग ऑफ पेपर एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी एक एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ आइस भी एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा एक और बताइए मुझे, जब भी हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो कैसा चेंज होगा, वो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, दिस इज अ क्वेश्चन, you can answer it in chat box. Salt in water, physical or chemical change? Okay, dissolving. So Prince Sandhu has given us a wrong answer. Chemical change नहीं है बेटा। जब भी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, डिसोल्यूशन एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, इट्स अ फिजिकल चेंज। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो फिजिकल चेंज होगा। बिकॉज सॉल्ट को कभी भी आप, अगर सॉल्ट को आप पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो चेंज इरिवर्सिबल नहीं होता है। आप पानी और सॉल्ट को दोबारा से अलग भी कर सकते हो। अगर आपने वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दिया है तो वापस से आप क्या करें कि उसे एवोपरेट करना शुरू कर दें, ठीक है, या बाहर रख दें कहीं भी। कुछ दिनों बाद सारा पानी उड़ जाएगा और जो सॉल्ट हमने ऐड किया था उसी बाउल में हमें या उसी कंटेनर में हमें दोबारा से वो मिल जाएगा। ठीक है। आप में से किसी ने अभी चैट बॉक्स में ये लिखा था कि सर वो जब मिल्क मैन ऐड करता है मिल्क में NaCO3 बेकिंग सोडा ऐड करता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा लैक्टिक एसिड को, तो सॉल्ट बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, मैंने कब मना किया कि सॉल्ट नहीं बनेगा? बनेगा भाई, सॉल्ट बनेगा। चलिए, तो डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। तो हम सीधा यही लिख सकते हैं कि डिसोल्यूशन जो होता है वो फिजिकल चेंज ही होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को घोलना। डिसोल्यूशन भी एक फिजिकल चेंज है। अब उसके अलावा अगर, अच्छा एक और बताइए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से पास करते हैं, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, इससे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? आप सभी लोग लिखिए इसका आंसर। Okay, many of you have wrote physical, some of you have written chemical change. सभी लोग बताइए, फिजिकल फिजिकल केमिकल। ओके, देयर इज ए मिक्स्ड रिस्पांस। कुछ लोग फिजिकल बोल रहे हैं और कुछ लोग केमिकल बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर इज ए केमिकल चेंज। जब भी इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से पास करते हैं तो एक केमिकल चेंज होता है। इट्स अ केमिकल चेंज बिकॉज जब भी इलेक्ट्रिसिटी वाटर से पास होती है तो उसके वाटर का कंपोजिशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। जब भी H2O लिक्विड से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या हो जाता है, वाटर जो होता है हाइड्रोजन गैस में, वाटर डीकम्पोज हो जाता है और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं, कर लिया बैलेंस। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज
इस पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। लिसिस का मतलब होता है, लिसिस का मतलब होता है, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग। It means breaking of water with the help of electricity. Yes, Siddhi Wali is correct. He has wrote the same thing which I have written on the screen. Okay बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई वीडियो में दिक्कत या कोई ऑडियो में कोई परेशानी? अगर आपको क्लियर हो गया है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में सभी लोग क्लियर लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि आप भी कुछ पढ़ रहे हैं। ओके, ग्रेट, आई थिंक क्लियर टू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ाने पढ़ाने में मैं अपना इंट्रो तो भूल ही गया। मेरा नाम बलदीप सिंह है। माय नेम इज़ बलदीप सिंह एंड आई एम ए केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, and currently I am pursuing MSc chemistry from IIT Delhi, and and that's it. And nowadays, you know, all know what is going on. Rest at home, study at home, eat at home, and sleep at home. Okay, great guys. So be careful nowadays. Uh, Outside environment is not safe, so don't go unnecessarily out of your house. चलिए, मैं तभी हम आगे पढ़ते हैं। स्टार्ट। हाउ डू वी नो? अब हम कैसे जानेंगे कि हमें पता कैसे लगेगा अभी कहाँ? हमें फिजिकल चेंज के बारे में इतना ही पढ़ना था। पहली बात तो ये, फिजिकल चेंज के साथ हमारा जो साथ था वो इतना ही था। अब हमें केमिकल चेंज के बारे में ही आगे पूरा चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री है ये केमिकल चेंज की, ठीक है? तो आगे देखते हैं। केमिकल चेंज के बारे में हमें पता कैसे लगेगा कि केमिकल चेंज हुआ है या हो रहा है? हाउ डू वी नो that chemical change हमें कैसे पता लगेगा भाई केमिकल चेंज हो रहा है? हाँ जी, आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स में आप बता सकते हो। सीधी वालिया, यू आर करेक्ट। बट बेटा, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन हम देख के नहीं बता सकते हैं केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर तो केमिकल कंपोजिशन में अगर चेंज हो रहा है, हमें यही पता लग गया, तो हम तो फिर आसानी से ही बता देंगे ना कि वो केमिकल चेंज ही है। हाँ, बाकी दोनों आपने सही बताए। change in physical state, no, change in physical state do not tell us that chemical change occurs. Okay, we have only 10 minutes to finish this class, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, there are 4 observations based on which we can decide whether a chemical change occurs or not. So what are those 4 observations? First is the change in temperature.
Second is the evolution of gas. Okay, many of you have wrote formation of precipitate, change in temperature, change in color. Yes, you all know. आप सभी को पता है. ओके, चेंज इन कलर. कलर में जब भी चेंज होगा देयर इज ए केमिकल चेंज. ओके, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी. फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी को कुछ लोग पीपीटी इज प्रेसिपिटेट, आई वांट टू से दैट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को हम चेंज इन स्टेट भी बोल सकते हैं, बट दैट इज नॉट द चेंज इन फिजिकल स्टेट. ओके, ग्रेट गाइस. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये चार चीजें हैं जिससे हम बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है. ठीक है. चलिए, हम इनमें सबके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं. मतलब ये जो भी ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है ये हमारी एनसीईआरटी बुक में हर ऑब्जर्वेशन पे एक एक्टिविटी है. ओके, तो एक पहली हमारी एक्टिविटी जो है हम उसे स्टडी करते हैं. Activity number 1 is the burning of magnesium ribbon. तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें हम ये जानेंगे कि इसमें इन चार ऑब्जर्वेशन में से कौन सी ऑब्जर्वेशन मतलब इस केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रही है. ठीक है. तो मैग्नीशियम रिबन, रिबन इज बेसिकली अ स्मॉल स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप. तो इसके लिए क्या करते हैं, सेटअप देख सकते हैं. हम एक बर्नर लेंगे, वो अच्छे से बनाया तो नहीं जा सकता है बट आई विल ट्राई. हियर इज अ बर्नर. अगर किसी को लग रहा हो ये बर्नर नहीं है तो आप एज्यूम कर लो बर्नर ही है. ठीक है. मैग्नीशियम स्ट्रिप या रिबन. तो सबसे पहले क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन को डायरेक्ट हम इस फ्लेम पे लेके फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं लेके जा सकते हैं. अगर डायरेक्टली लेके जाते हैं तो कुछ भी कोई चेंज नहीं आएगा. डायरेक्टली इसे हम नहीं लेके जा सकते बिकॉज जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर, तो आई कैन ड्रॉ इन दैट वे. मैग्नीशियम के ऊपर इसके ऑक्साइड का लेयर होता है. तो मैग्नीशियम के ऊपर जब तक हम इसके ऑक्साइड के लेयर को रिमूव नहीं करते, ओके, तब तक रिएक्शन नहीं होगी मैग्नीशियम की डायरेक्ट. दिस इज द MgO लेयर एंड इट इज Mg. अंदर में मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के सरफेस पे क्या है, MgO का लेयर है. क्योंकि हमें रिएक्शन किसकी करवानी है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवानी है, तो हमें पहले इस लेयर को हटाना होगा बिकॉज MgO रिएक्ट नहीं करता है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, सैंड पेपर से इसे हम रब करते हैं. रब करने से क्या होता है कि ऊपर का लेयर रिमूव हो जाता है, इसमें मैग्नीशियम ही रह जाएगा. और फिर इस हम मैग्नीशियम को डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में लाते हैं
तो फ्लेम के कांटेक्ट में जैसे ही लाते हैं, क्योंकि ये हमारी एक एक्टिविटी है, ठीक है, शायद आपने लैब में परफॉर्म भी की हो, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट जैसे ही कांटेक्ट में लाते हैं तो एक व्हाट वी गेट ऑब्जर्वेशन। एक्टिविटी में हमेशा ऑब्जर्वेशन याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आती है, किसी को भी पता है? मैग्नीशियम को जब भी फ्लेम के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन आती है, कोई बता सकता है तो चैट बॉक्स में जल्दी से बताए। ओके, okay, there are more than one observations. Okay, first observation is white white dazzling flame is obtained. White dazzling means what we like flickering is obtained. Second observation is white colored powder is obtained. और जो ये वाइट कलर्ड पाउडर बोल सकते हैं या वाइट कलर्ड ऐश भी बोल सकते हैं ऐसे, इट इज़ ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी बर्निंग वर्ड कभी भी यूज में आए, बर्निंग बर्निंग ऑफ एनीथिंग, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को बर्न किया जाए तो उसका मतलब होता है रिएक्शन ऑफ दैट थिंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर, रिएक्शन ऑफ दैट थिंग विद ऑक्सीजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ओके ओके, आई थिंक I need to stop it now because we are near to complete our 40 minutes. Okay. अभी तक यहाँ तक किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। तरनदीप सिंह, आपने गलत फॉर्मूला लिखा है। MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO2 नहीं होता है, MgO होता है। ओके, अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, because I am going to end this session, and whenever we will meet again we will forward this. ओके, अगर किसी को डाउट है या वो भी पूछना है तो मैं आप एंडिंग में आपको बता सकता हूँ, आप पूछ सकते हो। और इस क्लास में अगर कोई भी इशू रहा है, ऑडियो से वीडियो से रिलेटेड कुछ भी रहा है, तो आप वो भी बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, अगर आपका डाउट है तो जल्दी से बताइए गाइस।